स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी सम पीपल हैव रेज्ड द हैंड। आज मैं सोशियोलॉजिकल थियरी का एग्जैक्टली व्हाट इज द गोल ऑफ टुडेज क्लास एंड टुमारोज क्लास। द गोल इज टू गिव यू अ बेसिक आइडिया about the theories which are present in sociology. The entire subject of sociology, and more specifically paper 1, revolves around the approach and theories which we study in this particular paper. But now the point is, as many of you have attended the syllabus discussions which I usually do, you see that the theories actually starts from paper 1 chapter 2. But as far as the chapter 1 is concerned, we do have to have the basic understanding of these theories, as these theories are the only basis upon which the topics like that of scope, comparison or common sense knowledge can be understood. तो अभी यहाँ पे मेरे दो गोल है अगले 2 दिन के क्लासेस के लिए। जितनी ऐसी सोशियोलॉजिकल थियरीज है उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज बेसिक इन बेसिक? टू गिव यू द मीनिंग प्लस एन अंडरस्टैंडिंग। जो थियरीज है उनके अंदर टर्म्स आते हैं सोशियोलॉजिकल, उन टर्म्स का मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं इन दीस नेक्स्ट 2 डेज। कौन कौन सी थियरी करेंगे? जितनी थियरीज आपके चैप्टर पूरे के पूरे पेपर में आएगी सारी थियरीज यहां पे कवर करूंगा। रिमेंबर, the goal of this theory, the goal of these 2 days class is to not to complete a particular theory, but to rather give you a meaning with respect to the theories which is present. So you should just have developed a capacity which helps you to understand what is the meaning of functionalism, what is the meaning of Marxism, phenomenology, symbolic interactionist, ethnomethodology, feminism, conflict, so on and so forth. So are we ready with this? I hope we are ready. Let's see. राधिका को अनम्यूट कर रहा हूं। राधिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। राधिका, ऑडियो वीडियो क्लियर? राधिका का भी अनम्यूट नहीं हो रहा है आज, कैसे चलेगा? सुजन्या को अनम्यूट करता हूं, लास्ट ट्राई, नहीं तो आई विल स्टार्ट विद द क्लास। Normally, I start a question by asking, start the class by asking a. Oh my God, what was that? Boom. Radhika. Radhika. Hello. Yes, sir. Yeah, Radhika, safe हो ना तुम? हाँ सर। हाँ, अभी ऐसे बूम आया, मुझे लगा क्या हो गया। ठीक है, नो यू डोंट हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ इट। आज मैं ये पीपीटी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप बस वो चीज देख लेना। नोट्स यूरोपियन मॉडर्निटी से स्टार्ट करेंगे जब आएगा, ठीक है? अगले 2 दिन। गॉड व्हाट्स रॉन्ग? Okay, disconnected. I am sure it would have disconnected. Now, I hope now it's connected. Radhika, audio clear, video clear. राधिका, वॉइस आ रही है मेरी? राधिका, राधिका, आर यू देयर? चलिए, ठीक है। मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं चीजों के अंदर ताकि थोड़ा सा और एक लोकल लैंग्वेज के अंदर यूज किया जा सके ये थियरीज। गाइज, अगर किसी का ऑडियो नहीं आ रहा है एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो प्लीज, ठीक है? इफ एनीबडी इज फेसिंग द इश्यूज इन साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, प्लीज रिफ्रेश इट, ठीक है? मैं वापस एक बार पूछ लेता हूं सबको, इज द ऑडियो वीडियो क्लियर? फटाफट मैसेज डालो। यस सर। ओके, क्लियर है, ठीक है। राधिका, राधिका अगर बोल रही है तो क्लियर होगा ही। क्यों राधिका? सोशियोलॉजी के अंदर Yes, थियरीज दो ही अप्रोच है सोशियोलॉजी में। इसके नीचे बहुत सारा डिफरेंट सब थियरीज बना है।
जैसे कास्ट सिस्टम आप पढ़ते हो, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही वर्ण है, लेकिन इन 4 वर्ण के नीचे मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब कास्ट है। ब्राह्मण्स के नीचे हजारों कास्ट, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के नीचे हजारों कास्ट। वैसे ही अप्रोच सोशियोलॉजी में 2 है, and under those approaches there are multiple number of theories which have developed over a period of time since 1828 when the discipline was established till 24th June 2024. And there are multiple theories which developed. अब ये 2 अप्रोच क्या है, कुछ ऐसे है, they are the 2 different approaches. The first, society influences individual. Some school of thought would believe that everything which you and I do is because society demands us to do. Got it, Radhika? राधिका आप सबसे पहले रिफ्रेश होकर ज्वाइन Yes, sir. कर, इसमें बहुत लैग आ रही है। सेकंड, एक और स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी में जो 1930 से स्टार्ट होता है डेवलप करना, और ये लोग ये मानते हैं कि आप और हम स्लेव्स नहीं है सोसाइटी के, वी हैव आवर ऑटोनॉमी, और मैं मेरे खुद की चॉइस कर सकता हूं। इट्स नॉट दैट आई वुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द परसेप्ट्स ऑफ सोसाइटी इन विच आई लिव। इन बिटवीन दीज 2 अप्रोचेस देयर आर नाउ थियरीज विच गॉट डेवलप्ड, बट इनके नीचे जितने अप्रोच आएंगे उन सब के अंदर पैटर्न, इसके नीचे वाले सारे ये चीज मानेंगे और इसके नीचे वाले सारे ये चीज मानेंगे। अब अगर इस तरीके से थियरीज को डिवाइड किया जाए तो थियरीज सोशियोलॉजी के अंदर 2 ब्रॉड खेमों में डिवाइड की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज मैक्रो एंड द सेकेंड वन इज माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो अप्रोच। मैक्रो अप्रोच कौन सा है? ये वाला, सोसाइटी सेज व्हाट टू डू एंड आई डू इट अकॉर्डिंग टू दैट। माइक्रो अप्रोच कौन सा है? ये वाला, आई ऑल्सो हैव माई ओन मोटिव्स which I will take into account while doing anything. I'll not blindly follow society there. Under these 2 approaches, there are different theories which developed. Under macro theory, functionalism or conflict school developed. Under micro approach, Weber, symbolic interactionism, phenomenology, and ethnomethodology. These 4 schools developed. If you have your syllabus in front of you, you know it one thing, one thing, that both of these approaches are studied under chapter 2 of your syllabus, जहां पे नॉन पॉजिटिविज्म भी मेंशन्ड है, पॉजिटिविज्म भी मेंशन्ड है। इस पूरे के पूरे स्कूल को पॉजिटिविज्म कहा जाता है और इनके सारे के सारे थियरीज को नॉन माइक्रो अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच और मेथोडोलॉजी। ये पूरा चीज चैप्टर 2 के अंदर आता है, बट इट्स नॉट दैट द चैप्टर 2 इफ यू आर डन विद द थियरीज फ्रॉम first till your last chapter in paper 1, you would continuously, seamlessly come across these theories in every chapter of your syllabus. हर चैप्टर में ये सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। डिवियंस से लेके यूरोपियन मॉडर्निटी तक you would find these 2 theories coming into picture every now and then. अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले मैं आपको मैक्रो अप्रोच बताऊंगा। जो चीजें मैक्रो अप्रोच में है वो इन दोनों के अंदर होगी।
बट ये दोनों अपने आप से भी कुछ पॉइंट्स है जो अलग करते हैं. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस मैक्रो, देन आई विल कम टू फंक्शनलिज्म, देन आई विल कम टू कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन सब स्कूल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Once I'm done holistically with the macro approach, I'll come to micro approach. I'll discuss first the micro approach, their basic postulate. Whatever the micro approach believes, every of these theory would largely adhere to those postulates. Once I'm done with this, I'll then start from Weber and end up to ethnomethodology. In these next 2 days, my goal is to cover and give you a basic idea of all these theory, so that in the first chapter, whenever I use the appropriate term, the student of mine should be aware that yes, what is ethnomethodology, I should be clear. So maybe in the question of scope, I may use that the scope of sociology looked from macro is narrow, looked from micro is wide. That you should not get confused. सर अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है? ये 2 दिन की क्लासेस पूरा बेस है फॉर एंटायर सोशियोलॉजी विच यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर इन दिस क्लास. क्लियर राधिका एंड अदर्स? कोई अनम्यूट है कि नहीं यार? मुझे पता भी नहीं चल पा रहा. तारुष को अनम्यूट कर रहा हूं. एक बंदा अनम्यूट रहो ताकि क्वेश्चन आंसर करके थिंग्स वुड बिकम मोर पार्टिसिपेटरी. Let's start with the macro approach. Macro micro में theories divided है. Macro approach किसे बोलते हैं? This is the basic understanding of macro approach. Tarush, are you there? Yes, sir. Voice is Audible, sir? clear? Yes, you are audible. My voice is audible to you. Please बताओ. Sir, You are video is lacking. My voice is lacking. I think there are some issues here then. ठीक है, no issues. अगर आपको कभी बीच में लगे लैग अब बंद हो गया तब अनम्यूट कर लेना so that we can have a conversation. ठीक है? सर बंद हो गया lag. बंद हो गया. चल Yes. बढ़िया. मुझे अब एक चीज बताओ तारुष, आप Yes, काफी sir. टाइम से मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, राइट? Yes, sir. मे बी आई थिंक पेपर 2 से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था, राइट? Sir, paper 2 से start हुआ था, but because of some health complications, No, मैंने no. almost one. आप शायद लास्ट में ज्वाइन किए हो, ठीक है, बट Yes, आप हो मेरे साथ कम से कम कुछ टाइम से, Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. सोशियोलॉजी के अंदर अगर मैं मैक्रो अप्रोच का डिस्कशन करूं, ये एक ऐसा अप्रोच है सोशियोलॉजी में जिसकी कंट्रीब्यूशन टू द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी, it's the contribution has been so enormous that you can never understate this theory. अब इस मैक्रो अप्रोच में होता क्या है? क्या बोलता है मैक्रो अप्रोच? फर्स्ट, दिस मैक्रो अप्रोच के 2 और नाम हैं तारुष, पता है क्या क्या? क्या सर? फर्स्ट, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. Second, structural approach. तारुष, Yes, sir. अगर कल क्वेश्चन आता है डिस्कस द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ मैक्रो अप्रोच इन सोशियोलॉजी, या फिर डिस्कस द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. वन एंड द सेम. Yes, sir. तीनों एक ही चीज की थियरी है, एक ही थियरी को माना जा रहा है, नाम अलग अलग दिए गए हैं. क्यों? Macro approach is called as deterministic approach because it believes individual acts as per society in every circumstances. An individual would always obey the society's values, prescriptions and expectation. I would never try to go against the society and its expectation. I would follow as it is. अब इमेजिन करो, अगर एक इंडिविजुअल हमेशा समाज के हिसाब से चल रहा है, तो तारुष, Yes, sir. can you predict the behavior of people in such society? Yes, sir. Why? So because they'll do as per the societal norms. Yes. The behavior of individual can always be determined before it takes place. Why?
because they would always operate as per the value of society. तो इंडिया के अंदर आप पहले ही डिटरमाइन कर सकते हो कि साहब हर कोई अपनी जाति में शादी करेगा. अच्छा वो शादी कर रहा है, ठीक है, जाति में ही तो करेगा. क्यों? क्योंकि समाज के अंदर कास्ट एंडोगमी एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है और हर आदमी उसको फॉलो करेगा. गॉट इट? Yes, sir. एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल. इट्स नॉट अ रियलिटी बट जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. कई बार हम देखते हैं आरएसएस में है तो एंटी मुस्लिम है. हम एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छा आरएसएस वाले तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा. देयरफॉर रियलिटी में हो सकता है ही मे नॉट बी, but macro approach is called as deterministic approach, as they believe that the behavior of individual is always determined by society, and since he would always act as per society, you can predict his behavior. Imagine करो, अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलो तो शायद एक ही सिचुएशन में you and I would react in a different manner. Yes, sir. You would go as per your choice, I would go as per my choice. But macro sociologists believe no, there's nothing called your or my choice. We both would act as per the society's value and both would act in a similar manner if we are living in a same society. Tarush and others, clear? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गाइस बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है यहाँ पे. अविनाश, गाइस एक बार फिर रिफ्रेश कर लो, मैं बोलोगे तो 30 सेकेंड्स वेट कर ले रहा हूं. एवरीबडी प्लीज रिफ्रेश इट. सिर्फ अविनाश को लैग हो रहा है क्या? नो लैग. यस, क्लियर. अविनाश फिर आपके तरफ से लोकली कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इफ आई एम एबल टू इंटरैक्ट देन आई डोंट थिंक देयर वुड बी इशू हियर. एक बार रिफ्रेश कर लेना अविनाश, सो दैट इफ देयर इज एनी लैग you actually can rejoin and those lags would be taken care of if there are no local network issues. Second, okay, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक पोस्टुलेट से. मैक्रो अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बिकॉज इट ऑलवेज बिलीव्स सो ह्यूमन, एक इंडिविजुअल वुड ऑलवेज behavior would be determined by society, therefore deterministic approach. It is also called as structural approach. Why? They do not give importance to individual, they give importance to structures in society. 2 मिनट म्यूट कर लेना तारुष. Yes. The back साउंड आ रहा है. स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि समाज में जो स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को नहीं पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, मार्क्स ने कैपिटलिज्म पढ़ा, डरखाइम ने रिलीजन पढ़ा, अगस्ट कॉम्ट ने सोशल चेंज और सोसाइटी के अंदर आइडिया के लेवल्स और बेसिस पढ़ा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपल एस्पेक्ट्स पढ़े, कंपाउंड एंड सिंपल सोसाइटीज पढ़ी. They only study structures of society. They would never come to your and my interactions. Oh, they would not. Why they don't study interactions? Because they believe कि समाज के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेरा बिहेवियर डिटरमाइन कर रहा है, तो मेरा बिहेवियर इससे इंडिपेंडेंट नहीं है. इट इज एज पर माई स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी. तो अगर मैं कास्ट की सोसाइटी में रह रहा हूं, मेरे इंटरेक्शन कास्ट वाले होंगे. सिंपल. So these interactions are not independent of structures. One can understand these interactions if one understands the structures. Therefore, they only study the structures of society. They never ever study the interactions of people present in society. तो ये 2 नाम इसीलिए दिए गए इस मैक्रो अप्रोच को. Now, what happens in macro approach? It gives importance to structures, we know it. Considers individual behavior as deterministic, yes, as everyone would act as per the society's value. Structures are real and their independent existence exists. जो भी समाज में structures हैं, वो अपने आप में independent है. ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है मेरे और आपके कारण बनी है. ये क्लास इंडिपेंडेंट है. आप नहीं रहोगे तो भी क्लास चलेगी, मैं नहीं रहूंगा तो भी क्लास चलेगी. सो दिस क्लास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू एंड मी. इवन इफ वी डू नॉट एग्जिस्ट, द क्लास वुड गो ऑन
somebody else would replace me, somebody else would replace you. दो ही चीज यहां पे मैक्रो के अंदर बताई मैंने आपको. क्या? Structures are more important, and those structures are not created by you and me. They are independently created, and these structures influence you and I, जो यहां पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है. इस आदमी की इंजीनियरिंग चॉइस इसके फैमिली से इन्फ्लुएंस थी, शर्मा जी से इन्फ्लुएंस थी, गुप्ता जी से इन्फ्लुएंस्ड थी. He did not act as per his own choice of becoming a wildlife photographer. He abided by the values of society कि one has to become an engineer in order to buy a big car. परफेक्ट एग्जाम्पल है मैक्रो अप्रोच का. आप अपने हिसाब से नहीं चलते हो, आप सामाजिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हो और उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हो. और एग्जाम्पल दे रहा हूं. इन हिंदू सोसाइटी many do not shave their or cut their hair on Tuesdays. वो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है. समाज के अंदर बताया गया कि मंगलवार को बाल नहीं काटते तो आप मंगलवार को बाल नहीं काटते हो. अब हो सकता है आप लॉर्ड हनुमान को मानो या ना मानो, but yet the shops in your areas would remain more or less closed as well. No, Tuesday is a holiday. अब कटवाना चाहोगे तो भी नहीं काट पाओगे. ये तो ये बोलते हैं अब कटवाओगे ही नहीं, क्योंकि समाज के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि डोंट कट योर हेयर ऑन ट्यूसडे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माइन. आई थिंक 2 to 3 weeks before, my dad stays in Assam. He gave me a call and I just said, no dad, I'm just going for an haircut. It was a Saturday. And my dad said me the first thing, अरे शनिवार को क्यों बाल कटा रहा है, कल कटा सकता है ना. बोला नहीं कुछ ऐसा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे ऐसे. बोला ठीक है देख ले तेरी मर्जी. पहली चीज क्या बोली मेरे पापा ने, नहीं शनिवार को बाल नहीं कटाते. और शायद मैं भी नहीं कटाता हूं शनिवार को बाल, लेकिन हो सकता है कि देयर वर सर्टेन एस्पेक्ट जिसके कारण शायद मुझे वायलेशन करना पड़ा. लेकिन ये तो मैंने आज किया. ये साहब बोलते भाई वायलेशन का स्कोप ही नहीं है, अगर कर दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. So macro approach says society is made up of structures and those structures determines your and my behavior. क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे बैठूंगा, किससे मिलूंगा, किससे नहीं मिलूंगा, कब सोऊंगा, कैसा सोचूंगा, कैसा देखूंगा, कैसे पहनूंगा, हर चीज समाज के हिसाब से होगी आपकी. हर बच्चा मेरे साथ यहां तक. क्या चल रहा है यार, तुम लोगों के अंदर ही चैट चल रही है क्या, रिजॉइन, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है यार. आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड कंसर्न. अगर किसी को कोई इशू आ रही है तो प्लीज रिफ्रेश करो. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई कैन सी यू इन द मिडल ऑफ माय क्लास, बिकॉज इफ देयर वुड हैव बीन इशू फ्रॉम हियर एवरीबॉडी वुड हैव फेस्ड द इशू. आगे बढ़े तो इस मैक्रो अप्रोच के जितने लोग हैं इन्हें बोला जाता है एक टर्म पॉजिटिविस्ट. ये साहब कौन है, सिलेबस में भी मैंने बताया, यहां पे फिर ऐड कर दे रहा हूं. पॉजिटिविस्ट वो लोग हैं जो सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन मान के चलते हैं. ये मानते हैं सोशियोलॉजी इज साइंस. बट फिलहाल मैं पॉजिटिविज्म पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये एक मेथोडोलॉजी और अप्रोच है. मैं प्योरली थियरी पे डिस्कस करूंगा. विल डिस्कस इनटू द पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म व्हेन आई कम टू चैप्टर 2. बट आपको सिर्फ एक वर्ड याद रहना चाहिए, पॉजिटिविस्ट जब भी वर्ड यूज करूं वो मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट को इंडिकेट करता है. जितने मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट है सोशियोलॉजी में सबके सब पॉजिटिविस्ट हैं. जितने पॉजिटिविस्ट है सोशियोलॉजी में सबके सब मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं. मतलब दोनों एक साथ कंपैटिबल है, एक साथ हमेशा रहेंगे. और पॉजिटिविस्ट कौन है साहब, जो सोशियो को साइंस मानते हैं. मैक्रो वाले कौन है साहब, जो समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं देते. इंसान समाज से बनता है, समाज इंसानों से नहीं बनता, इनका मानना ये है. तो प्लीज रिमेंबर 2 words still here. Macro gives importance to society over individual. Positivist considers sociology as a science. वो मानते हैं साइंस है भाई,
सोचने की बात नहीं है, दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स। इस मैक्रो के नीचे दो बड़ी थियरी है सोशियोलॉजी में, और शायद ही ऐसा चैप्टर है कोई जिसमें ये दोनों थियरी नहीं एग्जिस्ट करती है। इन एवरी चैप्टर यू वुड कम अक्रॉस दीज थियरीज। स्ट्रैटिफिकेशन में सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट देखेंगे, पावर में पावर का देखेंगे, वर्किंग इकोनॉमिक लाइफ में इकोनॉमिक का या लेबर का देखेंगे, फैमिली में सिर्फ फैमिली का देखेंगे। लेकिन ये दोनों अप्रोच हर चैप्टर में आएगी। बेसिक रिमेन्स द सेम, only the unit of analysis in some chapter would be family, some power, some politics, some religion, some marriage. अब इस मैक्रो अप्रोच में ये दो बड़ी बड़ी थियरी आती है। एक का नाम है फंक्शनलिज्म, एक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। बिफोर गोइंग इनटू दिस, this was the first theory developed in sociology. The birth of sociology can be attributed to functionalism. कि अगर फंक्शनलिज्म नहीं आता तो हो सकता है सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन ही नहीं होता। क्या होता मुझे नहीं पता, बट दिस कंट्रीब्यूटेड फॉर द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। तो एंटायर फॉर्मेशन ऑफ सोशियोलॉजी is because of the theory of functionalism which was developed in the initial phase, scholars like Comte, Spencer, Durkheim, Parson, Merton, etc. ये फंक्शनलिज्म की थियरी फेल करने जब लगी तो एक काउंटर अप्रोच डेवलप हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल केम इन डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म। कहने का मतलब, दिमाग में लाइन बना के रख लोगे एकदम, क्रिटिक ऑफ फंक्शनलिज्म अगर कभी आता है, दिस इज द क्रिटिक ऑफ फंक्शनलिज्म। अगर आपको मर्टन याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, याद रखना कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ही एक क्रिटिक के जैसे आया इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए। तो जितनी कॉन्फ्लिक्ट थियरी की बेसिक है सब इसमें लिख देना, वो क्रिटिक बन जाएगा फंक्शनलिज्म का। तारुष, अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? दिस थियरी के क्रिटिक में आता है ये थियरी। अब एक एक पोस्टुलेट, एक एक थियरी का मैं देखूंगा यहां पे। सबसे पहले पॉजिटिविज्म। सिर्फ आपको याद रखना है सोशियोलॉजी साइंस है। पॉजिटिविज्म को सिर्फ उतना ही यूज करूंगा मैं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में आपको पूरा पढ़ाऊंगा ही, तो यू डोंट हैव टू फियर। कंसीडर सोशियोलॉजी एज अ साइंस। जो लोग पॉजिटिविस्ट हैं सब मानते हैं सोशियो साइंस है, दूसरे सब्जेक्ट से सोशल साइंस जैसा नहीं है भाई। एडवोकेट्स द यूज ऑफ नेचुरल साइंस मेथड। अब क्योंकि भाई मेरा सब्जेक्ट साइंस ही है तो मुझे मेथड भी तो साइंस वाले यूज करने पड़ेंगे ना। तो ये बोलते हैं भाई क्योंकि सोशियो इज साइंस, इट इज बाउंड टू ओनली यूज साइंस मेथड। मतलब लैब टाइप के एक्सपेरिमेंट्स यूज करने चाहिए सोशियोलॉजिकल स्टडीज करने के लिए। only studies the observed reality, they do not take into account hidden reality. Why? Because sociology is a science and science के अंदर you know it well, only fact are studied, right तारुष? Yes sir. वैल्यूज को नहीं पढ़ते हैं, जो दिख रहा है वही पढ़ा जाता है, बस विजिबल रियलिटी। अब अगर मैं साइंस हूं तो मुझे भी सिर्फ विजिबल रियलिटी पढ़नी पड़ेगी समाज की। तो इसलिए सारे पॉजिटिविस्ट आपको बोलेंगे वैल्यूज और हिडन रियलिटी को पढ़ो मत, सिर्फ फैक्ट जो दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो। क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा? क्योंकि इनका मानना इस पे है, since positivist considers sociology is a science, they only study the factual reality, they do not take into account emotions, affections, empathy, sympathy, morals, ethics, साइड में लगाओ इन सबको। They only study fact. एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना तारुष। Yes sir. अगर कोई पॉजिटिविस्ट है, मान लो मैं एक पॉजिटिविस्ट हूं, ठीक है, Yes sir. और तारुष आके मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर इंडिया क्या सेक्युलर सोसाइटी है क्या? अब मैं पॉजिटिविस्ट हूं, मैं आंसर कैसा दूंगा वो देखो। तारुष, ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तारुष पूछता है सर कैसे करें फाइंड?
तो तारुष एक काम करो, Yes, sir. आप कुछ टेम्पल्स, कुछ मॉस्क और कुछ चर्च जाओ, एक एक दिन उधर बैठो Okay, और sir. आप नोट करो कि अटेंडेंस कितनी है चर्च के अंदर या मॉस्क के अंदर या टेम्पल, कितने लोग आ रहे हैं। बोला ठीक है सर मैं कर लूंगा। तारुष एक दिन गया, नोट किया कि एक दिन में मंदिर में 2000 लोग आ रहे हैं, चर्च में 200 लोग आ रहे हैं, मॉस्क के अंदर 700 लोग आ रहे हैं, कुछ एक अटेंडेंस बनाई उसने। हफ्ते 10 दिन देखा एक एक चीज को एंड फाइनली केम आउट विद दिस नंबर एंड ही कम्स टू मी, सर आई हैव गॉट द नंबर। बोला यस तारुष दिस इज राइट, बट इससे कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो सर क्या करना है? तुम वापस उन्हीं मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाओ और देखो कि पहले यहाँ पे कितने लोग आते थे। सर कैसे पता चले? अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड्स है तो, या फिर उनके पादरी से या फिर पंडित जी से बात करो कि सर आज से 20 साल पहले आपके पूर्वज जब थे तो किस तरीके से यहाँ पे कितने लोग आते थे। अरे यहाँ पे तो भीड़ उमड़ी हुई रहती थी, अरे कुछ ज्यादा लोग नहीं आते थे। सपोज जो भी आंसर है, तारुष फिर जाता है मंदिर and he actually interacts with those people and he finds out कि आज मंदिर में 700 लोग आ रहे हैं, आज से 5 साल पहले मंदिर में 15,000 लोग आ रहे थे। सेम थिंग, कुछ ऐसे फैक्ट्स निकले और चीजों के। फिर मेरे पास आया, बोला कि सर ये रहा डेटा। बोला ठीक है, मैं इन डेटा को एनालिसिस करके तुम्हें बता सकता हूं कि इंडिया सेक्युलर है कि नहीं। बताइए सर। देखो तारुष, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स वी कैन से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। बोला हाउ डिड यू से दैट सर? 15,000 people visited temple 15 years before. Today the temple attendance has come down. तो फैक्ट तो बता रहा है लोग मंदिर आना बंद कर चुके हैं। अब अगर लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं तो शायद रिलीजन पे आस्था कम हो गई है और इसलिए वो सेक्युलर है समाज। गॉट इट तारुष? Yes, sir. फैक्ट पे देखा, फील पे नहीं देखा पॉजिटिविस्ट ने। ये करते हैं पॉजिटिविस्ट। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? बिकॉज ये लोग सोशियोलॉजी को साइंस बोलते हैं और अगर मैं साइंस अपने आप को बोलूंगा तो मुझे साइंस के जैसे ही रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी क्रेडेंशियल ऑफ बीइंग अ साइंस वुड बी एक्सेप्टेड। इज एवरी पर्सन क्लियर? आई विल समराइज दिस इन 2 lines. Positivism is an ideology in sociology where the followers of this ideology opine that sociology is a scientific discipline, and since it is a scientific discipline, it has to use the methods of science and at the same time should only study the factual realities, should not understanding the values behind those realities. एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। तारुष, अगर एक पिता अपने बेटे को मार रहा है तो पॉजिटिविस्ट क्या देखेंगे? Sir, can you please repeat the question? Your audio was A not. particular father is physically abusing his child. Yes, sir. What would positivist say? Positivist would only see the given reality and take their opinion. Yes, sir. तो पॉजिटिविस्ट अगर मैं हूं तो ये बोलेगा पॉजिटिविस्ट that particular father is physically hurting his child, therefore the father does not love his child. प्यार नहीं है उससे। Yes. अरे सर अंदर उसकी, अरे वैल्यू थोड़ी समझना है मुझे। अरे फीलिंग विलिंग नहीं पढ़ने वाला हूं मैं, कुछ साइड में रखो। दिख रहा है वो पढ़ना है मुझे। दिखाई क्या दे रहा है? मार रहा है खींच खींच के वो, बस मेरे लिए उतना काफी है। लेकिन आगे जब नॉन पॉजिटिविज्म में जाओगे ना, वो लोग बोलेंगे भाई साहब दिखने वाली चीजें कई बार होती नहीं है। डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हैव यू हर्ड दैट? Yes, sir. पॉजिटिव भाई मेरे लिए तो वो कवर ही है। आई ओनली स्टडी द फैक्ट, नथिंग एल्स। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिविज्म। अंदर नहीं जाएगा हिडन रियलिटी में, मोटिव्स नहीं पड़ेगा, मीनिंग नहीं पड़ेगा, वैल्यू नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है तारुष, अभी बताओ मुझे, Yes, sir. पॉजिटिविज्म शायद हमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग देता है सोसाइटी की, rather than अंडरस्टैंडिंग, नहीं? Yes, sir. Definitely.
क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो तो शायद जरूरी नहीं ना वैसा ही हो सकता है एक टीचर के सामने फादर मार रहा है अपने बच्चे को ताकि टीचर को लगे कि फादर सही कर रहा है, देखो पनिश कर रहा है, बाहर आके और वीरे यार सॉरी यार, दिखाई दे रहा है वो रियलिटी में होता नहीं है। समाज में साइंस में जो दिख रहा है वो सही है, समाज के अंदर जो दिख रहा है वो अलग अलग मोटिव्स के कारण किया गया है। जैसे तारुष ने ये 3 days बिफोर तारुष गेव मी अ कॉल एंड ही सेड कि सर मैंने एक ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा झूठ बोल दिया लेकिन वो मेरे दोस्त को बचाने के लिए बोला। तो एक आदमी का एक्शन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। कई बार झूठ बोल रहे हो, पॉजिटिविस्ट बोलेगा ये तो झूठा है, रियलिटी में हो सकता है वो झूठ बोला गया हो विद द पर्पस ऑफ समबडीज वेलफेयर कि यार अननेसेसरी से मार पड़ेगी, बंद करो ये, छोड़ यार, कलेश नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही कि ये वैल्यूज को नहीं पढ़ते हैं और तारुष और मेरे जैसे लोग तो चलते ही वैल्यूज पे है, राइट? यस हमारा तो कोई एक्शन बिना वैल्यूज के होता ही नहीं है दोस्त। सो लेट्स सी, पॉजिटिविज्म आप कभी वर्ड अगर आएगा तो आप समझ जाओगे ना क्या कहना चाह रहे हैं लोग। यस सर। कोई दिक्कत इतनी सी समझ में अभी तक? नो क्यों आया, कैसे आया, प्रिंसिपल्स क्या है, चैप्टर 2 में सब पढ़ाऊंगा। बट अभी मुझे सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि पॉजिटिविस्ट वैल्यूज नहीं पढ़ेंगे, ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मेजर अप्रोच कॉल्ड एज फंक्शनलिज्म। ये एक मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है इस चीज के लिए। आगे एक और एग्जाम्पल डाला है मैंने, एक इंस्टाग्राम वीडियो देखा था उससे निकाला हुआ है। फंक्शनलिज्म है क्या? तुम्हारी सोशियोलॉजी की एक ऐसी थियरी जो हर चैप्टर में है, हो सकता है फिनोमिनोलॉजी हर चैप्टर में नहीं हो, ऐसा साला कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये थियरी नहीं है। और सबसे मजे की बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फंक्शनलिज्म, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो स्ट्रैटिफिकेशन में पूछ ले, साइंस पॉलिटिकल्स में पूछ ले या पॉजिटिविज्म में पूछ ले, सेकंड चैप्टर में पूछ ले, पूछता जरूर है वो इसको। ऐसी क्या खास बात है? दो चीजें इस थियरी को समझने से पहले, दो वार्निंग्स। फर्स्ट, टुडे देयर आर नो टेकर्स ऑफ फंक्शनलिज्म इन मॉडर्न डे कंटेम्पररी सोशियोलॉजी। एब्सोल्युटली रेडेंडेंट आइडियोलॉजी बन गई है इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। नोबडी टुडे supports this theory as far as the sociologist of today's time is concerned. तो फिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर? Because without this, the sociology wouldn't have achieved the status of discipline. ये contribution है. Therefore, functionalism is a mother of sociology. It was this theory which led to development of a concrete discipline of sociology. And in any discipline, however grown the child may be, it cannot be separated from its mother. It would always remain a child of it, right? यस सर। इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। ये कहता क्या है, पहले मैं एक लॉजिक से समझाता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। क्यों? कॉन्सेप्ट्स तब समझ में आते हैं जब आपके पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये करेंगे क्या ये लोग। What exactly you are able to see here, Tarush? Sir, someone forcing their children to make more money because Sharma ji's children make more money so they can get a better job and a good wife. Can I say कि your money determines your status in society? Yes, sir. Your status determines, your status is also determined by education in society. IITian Yes. है या NITian है, IIMian है, कॉटोनियन है, अलग अलग स्टेटस होते हैं हर किसी के। आपकी Yes. शिक्षा से आपका स्टेटस, अच्छा बेटा IIT में है। और क्या आपका पैसा और स्टेटस आपकी कार की साइज डिटरमाइन करता है? Yes, sir. टू एन एक्सटेंट। पैसा जितना ज्यादा है, द साइज ऑफ योर कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ योर मनी। कैन आई से दैट? Yes, sir. मोर और लेस, यस। और आपकी वाइफ की सुंदरता बहुत बार शायद आपके साइज ऑफ कार पे भी डिपेंड हो सकती है, Yes, sir. या फिर पढ़ाई पे, या फिर पैसे पे, और कई बार तो उल्टा हो जा रहा है। याद है 12th फेल देखी है? Yes, sir.
12th फेल में क्या हुआ? लड़की के चक्कर में एग्जाम क्रैक हो गया यार। Yes, sir. चलो मैं थोड़ा सा लाइटली ले रहा हूं, उसे वैसे मत लेके जाना। एक पिक्चर और भी आई थी जिसमें राजकुमार राव थे, लड़की के चक्कर में वो आईएएस बन गया आदमी। व्हाट इज दैट? चीजें समाज में कनेक्टेड है, ये चीज समझ में आ गई क्या? Yes, sir. टू योर शॉक, दिस इज ओनली फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म सिर्फ इतना है, जितना मैंने बोला है उससे एक वर्ड भी ज्यादा नहीं है। बट ये मैंने अगर जनरली आपको समझाई तो समझ में आ गई, बट उसे लिखना नहीं आया शायद। फंक्शनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी which opines that society is made up of different parts. Each part is connected with each other. Change in one would lead to change in other. This is functionalism. समझ में आया? Yes, sir. अब इसको लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कैसे? अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इस थियरी के बेसिक प्रिंसिपल्स। आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, sir. ये तो हमने एक आम आदमी की भाषा में समझा, इसको माइंड में रखना, और अब जो थियरी आए उसको बस उस तरीके से समझ लेना जैसे तुमने इस माइंड में पिक्चर बनाई। अब एक एक फंक्शनलिज्म के हर थियरी में कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर भी कुछ पोस्टुलेट्स है, वैसे ही हर थियरी के पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट, ऑर्गेनिक एनालॉजी। ये सीन याद है क्या तुम्हें? Yes, sir. क्या होता है इसमें? Sir, रणवीर कपूर अपने पापा की एक्टिंग कर पापा, रहा है। मैं बेटा, अब मैं पापा, आप बेटा। हाँ, एक बार पापा, एक ही मौका आपके पास, याद है ना? Yes, sir. क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है ऑर्गेनिक एनालॉजी। टर्म से नहीं डरना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक एनालॉजी पे बेस्ड है पूरा फंक्शनलिज्म। इसका मतलब क्या है? याद है तारुष, आपने पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने पहले जब तुम मुझसे मिले थे दिल्ली में, तुमने एक बात बोली थी, सर मेरी एक फ्रेंड है जो बिल्ली जैसी दिखती है। Yes, sir. कभी हैव यू कम अक्रॉस एनी सच पीपल? कोई गैंडे जैसा दिख रहा है, अरे यार इसका चेहरा थोड़ा गैंडे जैसा है, यार इसका चेहरा थोड़ा सा एक नागिन जैसा है। Yes, sir. एक फ्रेंड का चेहरा बुलडॉग जैसा है। सी रियलिटी में बुलडॉग और आदमी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना यार। No, sir. ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कई कई बार हमें वो लगता है कि यार ये लड़की बिल्ली जैसी। अब जैसे वो एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है, अरे यार काफी कंट्रोवर्शियल, जिसने अपनी शादी का स्वयंवर किया था यार। Sir, no idea. अरे सॉरी यार, मेरा भी थोड़ा स्लिप हो रहा है उसका नाम। वो प्योरली बिल्ली जैसा चेहरा लगता है मुझे एक्चुअली। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो बिल्ली जैसी है। हाँ, राखी सावंत, उसका चेहरा और कैट मुझे बहुत रिजेंबल करती है यार। आई डोंट नो व्हाई दैट इमेज इज देयर इन माय माइंड, बट इट व्हेनेवर आई सी हर आई एक्चुअली फील दैट शी लुक्स लाइक अ कैट। ऑर्गेनिक एनालॉजी यही है। क्या है? The term organic analogy was coined by Herbert Spencer. Organic analogy refers to comparison of society with individual body. समझ में आया तारुष? Yes, sir. समाज को यहाँ पे एक इंसान की बॉडी से कंपेयर करते हैं हम। तो फंक्शनलिज्म देयरफॉर कंपेयर्स ए सोसाइटी विथ ए ह्यूमन बॉडी। गॉट इट? Yes, sir. रियलिटी में ये कंपैरिजन तुम्हें अटपटा सा लगेगा, बट एनालॉजी होती है स्टडिंग एनीथिंग इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। जैसे आगे जाके पावर एंड पॉलिटिक्स में जाओगे, परेटो ने
ह्यूमन क्वालिटी को लॉयन और फॉक्सेस की क्वालिटी से कंपेयर किया है. अगेन एन ऑर्गेनिक एनालॉजी. कई बार तारुश या मैं यूज करते हैं, या शेर हूं मैं, शेर. अब शेर थोड़ी हूं मैं. कंपैरिजन क्या है यहां पे? द गट्स, द ग्लोरी, द करेज, द मे बी एनीथिंग एल्स. वो हम शेर से कंपेयर कर रहे हैं. तो जब आप ऐसे कंपैरिजन करते हो तो यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर ऑर्गेनिक एनालॉजी. अब समाज में सोशियोलॉजी के अंदर दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, हु कंपेयर्ड सोसाइटी विथ ह्यूमन बॉडी. अब ध्यान से सुनना, क्या कंपैरिजन है? द कोर ऑफ एंटायर फंक्शनलिज्म इज हियर. ह्यूमन बॉडी, तारुष, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. Yes, sir. Therefore, society would also be made up of Different parts. in human body, each part has its allocated function. Yes, sir. Example, So the heart pumps the blood. The kidneys, they clean the blood. The मेरे pancreas. हार्ट का फंक्शन अलग है, मेरे दिमाग का अलग है, कार्डियोवास्कुलर का अलग है, मेरी आंखों का अलग है, मेरे कान का अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है. हर चीज का अलग अलग फंक्शन है. Yes, sir. हर पार्ट का अपना एक अलोकेटेड फंक्शन है. तो अगर मैं इसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहा हूं तो सोसाइटी भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड और हर एक पार्ट का अपना एक अलोकेटेड फंक्शन होगा. राइट? Yes, sir. पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सिस्टम का पॉलिटिकल फंक्शन है, फैमिली का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिलीजन का वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन करना है, आइडियोलॉजी का सोच और विचारधारा करना है, स्कूल का अपना है, फैमिली का अपना है, पार्टीज का अपना है, जॉब का अपना है, गांव का अपना है, सिटी का अपना है. हर किसी का एक अपना फंक्शन है, जितने भी पार्ट्स है. गॉट इट, तारुष? Yes, sir. Can the part of our human, can the functions of our body, of a respective parts, can those functions be played by some other part? No, sir. Can my heart play the function of my mind? No, sir. That means हर पार्ट अपना फंक्शन कर रहा है और साथ ही साथ में no part can play the function allocated to other part. Can we say that? Yes, sir. Similarly, in society, every part has its allocated function and other functions cannot be played by some other part. Means family का function politics नहीं कर पाएगी, स्कूल का फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, पिता का फंक्शन पिता करेगा, माता का फंक्शन माता करेगी, बेटे का फंक्शन बेटा करेगा, लीडर का फंक्शन लीडर करेगा, मैनेजर लीडर का नहीं करेगा, लीडर किसी सपोर्टर का नहीं करेगा. क्यों? Because society operates like a human body. Therefore, हर पार्ट अपना फंक्शन करेगा, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी फंक्शन के अंदर, क्योंकि हर पार्ट अपना फंक्शन करेगा. अदर पार्ट फंक्शन, सम पार्ट्स वुड नॉट प्ले द फंक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स. एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर? Yes, sir. यहां पे भी वैसा ही है. कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती क्योंकि हर पार्ट अपना काम कर रहा है, दूसरे से लेना देना नहीं है. मैं उसका फंक्शन नहीं करूंगा परफॉर्म, वो मेरा फंक्शन नहीं करेगा परफॉर्म. Yes. अब अगर कोई समाज ऐसे से चल रहा है तो कभी भी उस समाज में कॉन्फ्लिक्ट आएगी क्या यार? No, sir. कॉन्फ्लिक्ट कब आती है? सर जब अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे का काम करने जब हम एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर ले. Yes, sir. नहीं, तुमने ये मेरे को करना था, तुमने क्यों किया? अरे नहीं, मैं करूंगा, ये तुम कैसे कर रहे हो? हमारी इंडिया में मिनिस्ट्रीज देखो आप. कल का एक आर्टिकल था, कल की इंडियन एक्सप्रेस में, एडिटोरियल तो नहीं, मतलब एक डिस्कशन था जो भी एक्सप्लेन्ड आता है कि अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है कि सीधा सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है और सारी चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एक ही मिनिस्ट्री में है. इंडिया में आओ, रूरल डेवलपमेंट की एक अलग मिनिस्ट्री, पंचायत की एक अलग मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर की एक अलग मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड की एक अलग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सेंसस का एक अलग डिपार्टमेंट. इतने डिपार्टमेंट. हेल्थ अलग तरीके से चलता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी की अब एक अलग मिनिस्ट्री हो गई. कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है क्योंकि जब एक फंक्शन आता है तो लोग पूछेंगे भाई ये किसका है? अरे नहीं एग्रीकल्चर का है, अरे उसका है, अरे इसका है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कम. फंक्शनलिस्ट बोलते हैं
ये नहीं पॉसिबल है। समाज में हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है और वो पार्ट सिर्फ अपना फंक्शन करता है तो कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आती। तो राइट इट डाउन इन योर माइंड। फंक्शनलिज्म opines that order is always present in society। अब बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूं सोशियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले। तारुष, Yes, sir. explain the causes which functionalism highlights for existence of permanent order in society। फंक्शनलिस्ट क्यों मानते हैं हमेशा ऑर्डर होगा? रीजन क्या उसका? Sir, they believe that every part of the society does its allocated functions. That's why there will be order. It acts like the body, like a human body. Got it। इसलिए ऑर्डर है फंक्शनलिज्म के हिसाब से क्योंकि कभी भी एक दूसरे के अंदर ट्रेस पासिंग नहीं होगी, और जब तक ट्रेस पासिंग नहीं होगी तो ऑर्डर हमेशा रहेगा। तो पहला पॉइंट फंक्शनलिज्म का है ऑर्गेनिक एनालॉजी। मींस फंक्शनलिज्म कंपेयर्स द सोसाइटी विथ ह्यूमन बॉडी। हर बच्चा लोग को याद है ये। अब Yes, sir. ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी का कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक एनालॉजी जो मैंने एक्सप्लेन की 2 मिनट पहले कि कैसे इंडिविजुअल से कंपैरिजन किया जा रहा है और हर पार्ट जो है एक अलोकेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर एक चीज और है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। Yes, sir. Every part has allocated function, right? Yes, sir. और पार्ट अपना काम करता रहेगा, बॉडी सलामत रहेगी। लेकिन कभी ह्यूमन बॉडी में क्या ऐसा भी होता है कि चेंज इन वन पार्ट लीड्स टू चेंज इन अनदर? Yes, sir. एग्जाम्पल, किसी दिन आपका अगर सर दुख रहा है तो आपकी क्या फिजिकल मोबिलिटी भी इंपैक्ट होती है क्या? Yes, sir. कंसंट्रेशन लेवल, Yes, sir. एनर्जी लेवल, Yes, sir. डाइजेस्टिव सिस्टम, Yes, sir. हार्ट रेट, या और भी 50 चीजें होती होगी। आपको जब बुखार आया तो बॉडी गर्म हुई, आपका हार्ट और लंग थोड़ी गर्म हुआ, लेकिन फिर भी वो इंपैक्टेड हुआ उससे। आपको जब डेंगू हुआ तो आपके प्लेटलेट्स कम हो गए या कुछ और इश्यूज आई, लेकिन फिर भी आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे डेंगू में। मतलब किसी भी एक पार्ट में अगर कुछ बदलाव आ जाए तो पूरे बॉडी के हर पार्ट में बदलाव आता है। ठीक उसी तरीके से क्योंकि समाज ह्यूमन बॉडी से कंपेयर्ड है, चेंज इन एनी वन पार्ट वुड ब्रिंग चेंज इन अदर पार्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? Because of this which I'm writing. Every part is connected with each other, right तारुष? Yes, sir. बॉडी का भी हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इधर अगर मेरा हाथ अगर दुख यहां पे अगर मुझे लग गई तो मेरा कहीं ना कहीं पूरा मेंटल इंबैलेंसेस भी फेल कर जाएगा और इंपैक्ट होगा। उसी तरीके से समाज के अंदर भी हर पार्ट एक दूसरे से अलग तो है लेकिन कनेक्टेड भी है। गॉट इट? Yes, sir. अब अगर सोसाइटी के हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वुड चेंज इन वन ब्रिंग चेंज इन अनदर? Yes, sir. जस्ट लाइक शर्मा जी, कटरीना कैफ, गाड़ी, पैसा और स्टेटस, एजुकेशन। एक में बदलाव आया, सब कुछ बदल गया। आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई महिला सोशली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाए तो क्या उसके फैमिली में भी उसका स्टेटस बदल जाता है क्या? Yes, sir. तारुष, राइट नाउ व्हाट इज योर एज? Sir, I am 19. व्हाट? Yes, sir. यू आर स्टिल 19? Yes, sir. अरे बाप रे, और जल्दी तैयारी स्टार्ट की भाई। गुड, वेरी गुड। Thank you, sir. मान लो 24-25 साल, आई होप दिस डज नॉट कम ट्रू। आज आपके घर के अंदर आपका एक अलग स्टेटस है, 19 साल में बेटे ने तैयारी चालू कर दी, राइट? Yes, sir. क्या आपके कुछ स्टेटस में बदलाव आया क्या आपकी फैमिली में जब से आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की? Yes, sir. क्या बदलाव आया?
So earlier I wasn't a student that studies much. I used to study one day before the exam, but now I am studying almost the entire day every day. So maybe a little bit of respect, I'd say. यस, बाई चांस 25-26 साल तक पहुंच गए तारुष, और बाई चांस पीटी वीटी में ऊपर नीचे कुछ होता रहा, तो आपका स्टेटस पे कोई फिर इम्पैक्ट आएगा क्या? Yes sir. अरे क्या पढ़ता रहता है दिन भर यार, पीटी नहीं निकल रही है तेरे से, कर क्या रहा है? अबे छोड़ यार उसे, आएगा दोस्त, सीरियसली आएगा। मतलब एक पार्ट में बदलाव हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम बदलता है। ये है ये इंटरकनेक्टेडनेस which is present in human body is also present in society। ये मैं नहीं मानता, ये फंक्शनलिस्ट मानते हैं तारुष। गॉट इट? Yes sir. इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है द इंटरकनेक्शंस को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम वीडियो से इन्फ्लुएंस होके बनाया मैंने ये। पहले तो अमिताभ बच्चन ने आपको करोड़पति बनाया, फिर उस पैसों से आपसे कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदवाया। Yes sir. अब उसके बाद में आप अगर इसकी किस्तें या कुछ ऐसी चीजें बेचने के लिए अगर पैसा चाहिए तो मुथूट फाइनेंस अवेलेबल है। Yes. और बाई चांस मुथूट फाइनेंस की अगर आप किस्तें नहीं भर सकते हो तो यू नो इट वेल, टेंशन के लिए नवरत्न लगा लो। Yes sir. और नवरत्न से कोई अगर दाग धब्बे हो जाए कपड़े पे तो घड़ी डिटर्जेंट तो है ही ना। Yes sir. आर थिंग्स नॉट कनेक्टेड? ये मैंने मजाकिया कनेक्शन किया आपके साथ, लेकिन क्या तुम्हें समझ में आया कि चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से? और Yes. इसका नहीं समझ में आया तो इससे तो समझ में आया होगा। Yes sir. तो ऑर्गेनिक एनालॉजी एक ऐसी चिड़िया है सोशियोलॉजी में which talks about comparing a society with a human body। एक्चुअली ये कंपैरिजन ही गलत है। अभी पूरा कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ है। अभी मैंने क्या क्या बोला है? बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, सोसाइटी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, एवरी पार्ट हैज इट्स फंक्शन, every part society has its function, every part is connected with each other, every part in society is also connected with each other। change in one part, change in another part। यहां तक हर बच्चा मेरे साथ? Yes sir. लेकिन मुद्दा यहां पे, मान लो मैं हूं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, मैंने ऐसी थियरी दी, लोगों में पर्चे बंटवा दिए, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अब तारुष ने वो पर्चा उठाया, तारुष पढ़ रहा है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी, मतलब कोई कोर्स, मेरे पास आया, नॉक नॉक, आर यू हर्बर्ट स्पेंसर? बोला यस आई एम सर। Actually, I saw this pamphlet of yours. You are saying that society is like a human body. Oh, you have got gift for me. It's no. I don't. No, sir, I don't have any gift for you. I believe this is wrong. What? Sir, I say that society and body cannot be compared. Well, why is that? Well, okay, sir. Let's assume that it can be compared. ठीक है, तारुष? Yes sir. But one thing you forgot. This person says to Spencer कि साहब इंडिविजुअल बॉडी के लिए सरवाइव करने के लिए कुछ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट? Yes sir. क्या है? हवा, रोटी, पानी, राइट? Yes sir. ये तीन चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। उससे आगे कोई चीज है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है, जिया जा सकता उनके बगैर। रोटी के बगैर आप 2 महीने जी सकते हो, 4 महीने जी सकते हो, फॉरएवर नहीं जी सकते। पानी के बगैर शायद कुछ 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। हवा के बगैर कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स एट द बेस्ट, राइट? Yes sir. इन तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग हुई तो आप खत्म हो जाओगे। इंडिविजुअल वुड डाई। कैन आई से दैट? Yes sir. तो हर्बर्ट स्पेंसर इज सिटिंग हियर, he's saying yeah, I agree to that। yes, individual requires certain basic requirements without which a body cannot survive। so this guy asks a question, what are such requirement for society then? If you are saying society can be compared to individual body, then the comparison should also fulfill this, right तारुष? Yes sir. ये तो स्पेंसर साहब आप बता ही नहीं रहे हो। स्पेंसर का दिमाग घूम गया, बोला यार बात तो सही है, मैंने सिर्फ ऊपर का कंपैरिजन तो कर दिया,
लेकिन अगर मुझे ये बोलना है सोसाइटी कैन बी कंपेयर्ड टू अ इंडिविजुअल बॉडी, then I should also largely prove this comparison, that just like individual or human body requires certain basic minimum conditions for its survival, there has to be some conditions which every society also requires, and if those conditions are not fulfilled, society would die just like an individual dies, right Tarush? Yes. अब ये मिनिमम बेसिक कंडीशंस को सोशियोलॉजी में बोला जाता है दस मार्क का शॉर्ट नोट कभी भी आ सकता है इसके लिए, याद रखना, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स। तारुष, व्हाट इज फंक्शनल प्रीरेक्विजिट? मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ सोसाइटी टू एग्जिस्ट और सर्वाइव। गॉट इट? यस। तो अगर कभी किसी दिन फंक्शनल प्रीरेक्विजिट वर्ड बोलूं तो समझ में आ जाएगा ना, वो कंडीशन जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है समाज को। यस। अगर ये कंडीशन नहीं है, समाज कोलैप्स कर जाएगा in a months, days, weeks or years, but it will certainly collapse. क्यों? इंडिविजुअल के जैसे है तो इंडिविजुअल के भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो समाज के भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगे। जस्ट लाइक ह्यूमन, मैंने थोड़ा सा रिपीट जो एक्सप्लेन किया है उसको स्लाइड्स में भी कंप्लीट कर दे रहा हूं। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी हैज सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट, सोसाइटी ऑल्सो हैज सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट। एक पिक्चर का फोटो लगाया है, आपको नहीं लगता कि समाज में अगर फैमिली नहीं हो तो शायद समाज कोलैप्स कर सकता है? यस। मैं फिलहाल बोल नहीं रहा हूं, मैं फंक्शनलिस्ट बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपके अंदर एक पिक्चर और एक स्पेस क्रिएट कर रहे हूं। ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है जो समाज को जिंदा रखने के लिए जरूरी है? अब लोगों ने इसके बारे में सोचा। तारुष, यस सर। एक इंडिविजुअल बॉडी के लिए फाइंड आउट करना वो रिक्वायरमेंट बहुत आसान है, राइट? यस सर। चाहे तुम अमेरिकन हो, युगैंडियन हो, स्कैंडिनेवियन हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, इन तीनों के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, राइट? यस सर। ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है जो हर सोसाइटी पे फुलफिल हो सकता है, और अगर वो सोसाइटी में नहीं है तो मर जाएगी सोसाइटी? अब देयर इज अ डिबेट हियर इन फंक्शनलिज्म, देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग। What are functional prerequisites? क्या है वो मिनिमम चीजें? अब here remember there is no common understanding. कोई स्कॉलर कुछ बोलेगा, कोई स्कॉलर कुछ बोलेगा और कोई और स्कॉलर कुछ और बोलेगा, बट हर स्कॉलर ये जरूर मानता है कि हर समाज में कुछ मिनिमम कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं। क्या है वो कंडीशन? उधर वेरिएशन है। कैसे? एग्जाम्पल, सारे के सारे फंक्शनलिस्ट हैं। डेविस एंड मूर दो स्कॉलर हैं, ये बोलते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जो हर समाज में होना चाहिए वो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, दैट इज फैमिली। यस। According to them, these people studied 250 societies. Tarush, societies, not family. यस सर। 250 समाज पढ़े इन्होंने, कम नहीं होते। मोस्ट प्रिमिटिव से लेके अमेरिकन सोसाइटी तक के हर टाइप के समाज को पढ़ा और देखा कि यार हर समाज में एक फैमिली होती है किसी ना किसी फॉर्म में, और इसलिए कंक्लूड किया कि उन्हें ऐसा कोई भी समाज नहीं मिला जहां पे फैमिली जैसी चीज नहीं है, तो शायद फैमिली एक ऐसा कंडीशन है which is required for society to remain in existence. Therefore, Yes, sir. according to Davies and Moore,
family is that functional prerequisite which should exist in every society for its survival. हर बच्चा with me? Yes, sir. तो ये भाई साहब बोलते हैं भाई ऐसा ही है, ये होना पड़ेगा। लेकिन एक और साहब है टालकड़ पार्सन्स, ये बोलते हैं किसी भी समाज को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। If a society is able to perform these 4 functions, then the society would remain in existence, and if it fails to perform even any of this function, that society would die down over a period of time. What is AGIL? A refers to adaptation. Society needs to change itself continuously to adapt to the changing circumstances. Yes, sir. G refers to goal attainment. Society should also perform a function of setting up a goal and achieving it. Example, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है, 2047 में डेवलप बनाने का इंडिया को गोल है, स्वच्छ भारत बनाने का गोल है, सिविल सर्विसेज, अलग अलग गोल है हर समाज। गॉट इट? Yes, sir. समाज अगर गोल नहीं सेटअप करेगा तो समाज शायद कॉमन तरीके से एक aspect, they will not have anything common, people would go in different direction and the entire society would fall and tremble. इंटीग्रेशन का परफॉर्म सोसाइटी को करना पड़ेगा, समाज को कुछ ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे लोगों के बीच में एक भाईचारा बना रहे। अगर वो भाईचारा नहीं रहेगा तो समाज शायद गिर जाएगा। और एक है लेटेंसी, रिप्रोडक्शन के परफॉर्मेंस करना पड़ेगा फंक्शन को, बिकॉज जो समाज की वैल्यूज है उसे कंटिन्यूअसली फ्यूचर जनरेशन तक ट्रांसफर करनी है। और रिप्रोडक्शन हियर आल्सो मींस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। अगर किसी समाज में पॉपुलेशन इंक्रीज होना बंद हो गई, आनी बंद हो गई, वो समाज कोलैप्स कर जाएगा, जो आज हम साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी जैसी सोसाइटीज में देखते हैं। पॉपुलेशन इतना बड़ा चैलेंज बन गया है कि नाउ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट मे बी आफ्टर 50 years द सोसाइटी वुड ट्रम्बल डाउन। तो इन भाई साहब ने किया क्या? ये बोलते हैं फैमिली ऐसा रिक्वायरमेंट है जो समाज में होना चाहिए। पार्सन बोलते हैं नहीं, फैमिली नहीं है। AGIL इज अ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट। एवरी बच्चा इज विथ मी। ये पूरी थियरी आएगी चैप्टर 4 के अंदर, जहां पे टालकड़ पार्सन का पहला पार्ट सोशल सिस्टम के अंदर यही थियरी डिस्कस की जाती है। अब फिर भी एक प्रॉब्लम है। एक इंडिविजुअल के लाइफ के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था, लेकिन क्योंकि सोसाइटी वेरी करती है, अमेरिका अलग है, इंडिया अलग है, मंगोलिया अलग है या रशिया अलग है, आप एक कॉमन फैक्टर बोलो कि हर समाज में होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, इजराइल के अंदर किबुट्स होते हैं, फैमिली थी नहीं इजराइल के अंदर, फिर समाज कैसे जिंदा रह गया? बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पे AGIL के फंक्शंस नहीं परफॉर्म किए जा रहे, फिर भी दैट सोसाइटी इज स्टिल इंटैक्ट। अब लोगों ने, ये सोशोलॉजिस्ट स्टार्टेड फीलिंग दैट कि यार शायद हमें एग्जैक्ट फंक्शनल प्रीरिक्विजिट नहीं मिल सकता, और अगर मिलेगा तो सम पीपल वुड बी देयर टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। तो क्या ऑर्गेनिक एनालॉजी फेल कर गई? नहीं। एक आदमी आया सेंटर में, सॉरी लेवी, और इसने एक गजब अप्रोच दिया, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट समाज के कैसे आइडेंटिफाई करने चाहिए। ये बोलते हैं कि पहले के जो सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कोशिश की वो कंडीशन आइडेंटिफाई करने की जो होना चाहिए, इसलिए ये लोग फेल कर गए। ये बोलते हैं क्या होना चाहिए नहीं देखना है, one should start looking into that what if happens society would fall. So he gave a reverse approach to identify functional prerequisite. Rather than identifying what is required, he highlighted a factor
that if this takes place, society would die. Don't you think this is a better approach? Yes, sir. क्योंकि क्या होना चाहिए वो तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है. किसी के लिए माँ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है. भाई कह नहीं सकते यही सबके लिए होनी चाहिए. इट इज लॉट ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट. क्यों ना एक ऐसा फैक्टर बताया जाए, अगर वो होता है तो समाज खत्म हो जाएगा. तो वो क्या फैक्टर था? इन्होंने बोला वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. वॉर of all against all. If people constantly fight with each other, there would come a time people would eliminate each other, right? Yes, sir. तुमने वो पिक्चर देखी है? बहुत सारे गैंग्स की मूवी आती है मुंबई के ऊपर. No, sir. You know, वो मानिया सुरवे, वडाला, एनकाउंटर एट वडाला, you know, मुंबई मेरी जान, ऐसे, सॉरी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कुछ ऐसी ऐसी मूवीज. No, sir, नहीं देखी. यहाँ पे पुलिस वाले क्या करते हैं? गैंग्स को एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाई करवाते हैं, राइट? Okay. और क्या हो रहा है उसमें? दोनों गैंग्स खत्म हो जाती है. खत्म हो गया ना वो गैंग. क्यों? Yes, sir. Constantly fought with each other. As a result, both the gangs lost the power and they eliminated each other. और बाकी एक दो जो लोग बच गए वो गैंग कहलाने लायक ही नहीं रहे, उनको पुलिस ने उठा के अंदर डाल दिया. ये बोलते हैं अगर किसी समाज में उसकी पॉपुलेशन एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रही है, वो समाज खत्म हो गया. तो ही सेज what should not take place in society, they see what should exist in society. Which is a better approach? Sir, the second one, Levi. Why it is better approach? Because here there is a possibility of showing that there are different types of conditions which can exist within this war of all against all. इधर communalism भी आ सकता है, fundamentalism भी आ सकता है, caste conflict भी आ सकता है, ethnic conflict भी आ सकता है. यहाँ पे precision है, यही होना चाहिए. And we have seen societies that today there is live-in relationship present in the society, still the society has not collapsed. Only 37% of the marriages in Scandinavian societies are on the basis of marriage, creating family. Most of the marriages are outside wedlock, therefore no families exist, but still the society exists. Many societies have failed to take up these functions. Even Indian society, many circumstances, has not adapted itself very well to the changing conditions. We still are not very familiar with the adaptation towards globalizations, but we still exist in the society. We still see that democracy has come in India, but we have not adapted to the democratic spirit. I do not say this. B.R. Ambedkar says this, that the soil upon which the democracy is built is not democratic in India. India में democracy तो आई, लेकिन वो soil कभी democratic नहीं था. वो casteist था, ethnicity था, religious था, और वो democracy के basis पे शायद आज भी हम adapt नहीं करते हैं, function नहीं करते हैं, but still हमारी समाज जिंदा है. ये बेहतर approach है कि कुछ ऐसी चीजें अगर समाज में हो रही है तो शायद एक दिन खत्म हो जाएगा, जो आज यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट पे भी लगाया जा सकता है, जो शायद इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट में भी लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में भी लगाया जा सकता है. अफगानिस्तान खत्म होने के ब्रिंक पे आ गया था क्योंकि अलकायदा और गवर्नमेंट के बीच में कांस्टेंट फाइट रही. जिस दिन अलकायदा ने सरकार बना ली, वहां पे अफगानिस्तान का शायद बेटरमेंट होने लगा, बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट फाइट नहीं है. नाउ द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट, राइट? Yes, sir. And the development could be biased from the perspective of ours, but yet that peace and tranquility today is present because that those terrorists today themselves have become the masters, political masters of their respective society. ये था फंक्शनलिज्म का बेसिक.